हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव पप्पन एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 99 पर और यहाँ पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग टार्जन्स एल्गोरिथम हम आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हैं। अब एक आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है, फटाफट ये समझ लेते हैं। प्यारा सा छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है। मैंने कहा लेट से ये एक ग्राफ है, इसमें कुछ नोड्स हैं। इसमें मैंने बोला ये कुछ नोड्स हैं जो कि इस प्रकार कनेक्टेड हैं। इनकी नेमिंग कर देता हूं। मैंने बोला 0 1 2 3 4। ये आपका ग्राफ है। बात समझ में आती है? मैंने इसको जी से दर्शा दिया। मैंने बोला एक आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैं सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज आर्टिकुलेशन पॉइंट। मैंने कहा कि आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसी नोड है, आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसी नोड है जिसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा ग्राफ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ऐसी नोड है जिसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा ग्राफ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में बट जाएगा। एग्जांपल के लिए दर्शाते हैं आपको। लेट से मैंने ये वाली नोड रिमूव कर दी होती तो आपकी सारी एजेस हट जाती। क्या मेरा ग्राफ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में बट गया? आपने बोला हाँ भैया देखो C1 बन गया, C2 बन गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 0 जो है वो मेरा एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। ठीक है, बात समझ आती है। अब हमने बोला भैया 3 चेक करते हैं। अगर मैं 3 को रिमूव कर दूं तो 3 की सारी एजेस भी हट जाएंगी। क्या मेरा ग्राफ दो कंपोनेंट है, दो से ज्यादा कंपोनेंट बट गया? हमने बोला नहीं बटा, एक ही कंपोनेंट है, तो 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। अगर मैं 4 को रिमूव कर देता तो नहीं, 4 भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है क्योंकि ग्राफ अभी सिंगल कंपोनेंट में दर्शा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैंने बोला कि लेट से मैंने 2 को रिमूव कर दिया होता तो आपने नहीं भैया अभी भी एक ही कंपोनेंट है, यानी ये भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। अब बची सिर्फ फर्स्ट वाली नोड। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया होता तो ये एज भी हट जाती और ये एज भी हट जाती। क्या आप दो कंपोनेंट बन गए? आपने कहा हाँ भैया बन गए। ये कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, तो ग्राफ दो कंपोनेंट बट गया। इसका मतलब 1 भी मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो मैंने लिख दिया 1 भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो हमें अब तक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है। एक आर्टिकुलेशन ऐसी नोड होती है जिसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा ग्राफ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। यहाँ पर कोड स्टूडियो पर आर्टिकल भी आपके सामने दर्शा रहे हैं हम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि यार अगर ये वाला ग्राफ होता तो इस ग्राफ के अंदर f एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है क्योंकि f को रिमूव करने के बाद एक कंपोनेंट AB वाला बच जाएगा और एक कंपोनेंट CED वाला बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें तो B को रिमूव करेंगे तब भी आर्टिकुलेशन पॉइंट माना जा सकता है क्योंकि एक कंपोनेंट A वाला हो गया और एक कंपोनेंट CDE वाला हो गया। अगर C को रिमूव करूं तब भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट AB वाला हो गया, एक कंपोनेंट DE वाला हो गया। अगर D को रिमूव करूं तो भी आर्टिकुलेशन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट E वाला हो गया और एक कंपोनेंट ABC वाला हो गया। तो इस प्रकार में समझ में आ गया कि यार अच्छा ठीक है, ये आर्टिकुलेशन पॉइंट होता क्या है। ये चीज हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई है, राइट। यहाँ पर और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर और वहां से जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आर्टिकुलेशन पॉइंट होता कैसे है। लेट्स से अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, यही ग्राफ है मान लो। इसके अंदर अगर मुझे चेक करना है कि हम सारे के सारे आर्टिकुलेशन पॉइंट कैसे प्रिंट करें, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है। वो क्या कहेगी, यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं। A simple method is to remove all vertices one by one and see if it causes the graph to become disconnected. लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ब्रिजेस इन अ ग्राफ के बारे में। तो जो वहां पे अप्रोच लगाई थी नियरली वही अप्रोच सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लगाने वाले हैं यूजिंग टार्जन्स एल्गोरिथम। तो वहां पे ब्रूट फोर्स क्या था, ऑप्टिमाइज भी किया था, पर ब्रूट फोर्स क्या था? ब्रूट फोर्स ये था कि यार हम एज को पकड़ेंगे, उसको रिमूव करेंगे और चेक करेंगे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हुआ या नहीं हुआ। यही सेम हर एज के लिए रिपीट कर रहे थे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रूट फोर्स में लगने वाला है कि हमने हर नोड को पकड़ लिया, एक एक करके। एक नोड को पकड़ा, उसको रिमूव करा, एक नोड को पकड़ के उसको रिमूव किया और फिर चेक किया कि यार जो मेरा ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, उसके कंपोनेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा हुए नहीं हुए। हर नोड के लिए करना पड़ेगा। जब हम ये हर नोड के लिए करते हैं हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो V स्टार V प्लस ही हो जाती है। V का मतलब नंबर ऑफ नोड्स, E का मतलब नंबर ऑफ एजेस, इस प्रकार। बट क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिए थे, हम उसी प्रकार इसको हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। अगर किसी ने हमारी लास्ट वाली वीडियो ब्रिजेस इन अ ग्राफ नहीं देखी है तो कृपया करके प्लीज देख लीजिए क्योंकि आपको ये वाली वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो एक वीडियो तो आपको एटलीस्ट देखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेम यार, अगर मुझे ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं ब्रेक करके यहाँ तक ले आऊँ, ऑफ n प्लस ई तक ले आऊँ, तो भैया ठीक है, थोड़ा बहुत जो हम लॉजिक यूज करेंगे वो टार्जन्स एल्गोरिथम वाला होगा। ठीक है, समझते हैं किस प्रकार करने वाले हैं। मैंने बोला फटाफट यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, फटाफट यहाँ ग्राफ बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 ये सारी नोड्स थी हमारी। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। इस प्रकार हमने कहा इसके अंदर इसका नाम है 0, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। आंसर हमें पता है कि 0 और 1 मेरा आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर भी सेम यार, जैसे लास्ट टाइम हमने यूज किया था ना एक डिस्कवरी
एक डिस्कवरी टाइम वाला डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम सारा कैप्चर कर रहे थे कि यार इसका डिस्कवरी टाइम क्या है, इसका डिस्कवरी टाइम क्या है, सेम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उसके बाद हमने यूज किया था एक अर्लियर डिस्कवरी टाइम के लिए डेटा स्ट्रक्चर, इसका नाम ने लो रखा था, वो भी सेम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, राइट। और हमने एक पेरेंट के लिए भी लिखा हुआ था, तो पेरेंट के लिए भी यूज करने वाले हैं, 1 2 3 4। हमने एक डेटा स्ट्रक्चर विजिटेड के लिए भी रखा हुआ था, वो भी यूज करने वाले हैं, सेम जैसे लास्ट टाइम किया था वही चीजें करने वाले हैं। छोटे मोटे चेंजेस हो जाएंगे, वो आपको दिखा देंगे। अभी मैंने बोला ये है मेरा डिस्कवरी टाइम, ये है मेरा लो, और ये है पेरेंट, और ये है विजिटेड। स्टार्टिंग में ये सारे -1 थे, ये स्टार्टिंग में सारे फॉल्स थे, और जो मेरा टाइमर था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइमर जो स्टार्टिंग में मेरा 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। एक छोटी सी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे कैसे पता लगेगा कोई भी नोड जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं। टू चेक आर्टिकुलेशन पॉइंट, क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा कि लो ऑफ नेबर, जो भी हमारी नेबर होगी, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी टाइम ऑफ नोड है, जो हमारी करंट नोड होगी, ठीक है। साथ साथ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू 1। भैया वाई, क्यों, अभी समझा दूंगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मैं कहता हूं कि भैया आप एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है, ये बात अगर हमें मिल जाती है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम बोलेंगे भैया आप आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सवाल है क्यों, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी समझा देंगे ग्राफ पे ड्राई रन करते हुए, ठीक है। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में टाइमर 0 है और मैं इस नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइमर 0 है और भैया इस नोड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में 0th नोड पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो इसके वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू कर दिया, मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो जब मैं 0 पहुंचा, मेरा टाइम क्या है, मेरा डिस्कवरी टाइम हो जाएगा 0, और मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग मेरा अर्लीस्ट पॉसिबल डिस्कवरी टाइम या फिर लो वाला टाइम जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो मैंने 0 के लिए इसको 0 और 0 मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरा टाइमर इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया। अब जब मैं डीएफएस करते करते अगली नोड तक पहुंचता हूँ, 3 तक पहुंच जाता हूँ। जब 3 पहुंचता हूँ तो मुझे 3 को विजिटेड ट्रू मार्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसका डिस्कवरी टाइम क्या हो गया, इसका डिस्कवरी टाइम 1 हो गया, और लोवेस्ट पॉसिबल डिस्कवरी टाइम भी 1 हो गया, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो हमने बोला 3 के इन दोनों टाइम को अपडेट कर दो 1 पे। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने बोला कि टाइमर इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद मैंने बोला कि 3 के पेरेंट को भी अपडेट कर देना यार। 3 का पेरेंट कौन है, 0 है, तो 3 का पेरेंट भी अपडेट हो गया। इसके बाद मैंने बोला कि टाइमर को अपडेट कर दो, टाइमर 2 हो गया, और अब आप पहुंच गए 3 से 4 तक, तो 4 को विजिटेड मार्क कर दो। 4 का पेरेंट जो है 3 मार्क कर दो, और 4 का डिस्कवरी टाइम और लोवेस्ट पॉसिबल टाइम क्या हो गया, 2 और 2, ठीक है। आपने इसको 2 और इसको भी 2 मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब मैं 4 से ये वाले 0 तक जाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे क्या पता लगता है, मुझे पता लगता है कि यार ये तो एक बैक एज है। और बैक एज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बैक एज जब मिलती है तो एक और तरीका था इस नोड तक पहुंचने का। तो मुझे इस पर्टिकुलर नोड के, यानी कि 4 वाले नोड के लो को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने कहा था इस केस में क्या करना होता है, लो ऑफ नोड, इस केस में नोड जो है 4 है, इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा डिस्कवरी टाइम ऑफ नेबर। नेबर यहाँ पे 0 है। ये वाली कंडीशन हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी आपकी एल्गोरिथम के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। रीजनिंग भी डिस्कस सेम कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हट जाएगा, और ये 2 हट के यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हट गया यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया 0। तो 4 के लिए लो जो है वो 0 हो गया, ये बात समझ में आती है। फिर आप बोलते हो कि भैया ठीक है, वो तो ठीक है, अब मैं ये भी तो ट्राई कर सकता हूँ, 4 का नेबर 3 भी तो है। पर मैंने आपको एक और कंडीशन बनाई थी कि आपका अगर नेबर जो है वो इक्वल टू पेरेंट होता है तो इग्नोर कर देना, उसमें कोई भाव नहीं देना, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ठीक है, इग्नोर हो गया। तो वापस आप आ गए नोड नंबर 3 पे। अब वापस आने पे एक और कंडीशन आपको बताई थी कि जब भी आप रिटर्न करोगे, वाइल रिटर्निंग मेक श्योर कि आपको लो को अपडेट करना है। तो आपको 3 के लो को भी अपडेट करना पड़ेगा। भैया क्यों, इसका रीजन मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर बता देता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस नोड पे खड़े हैं उसका चाइल्ड या फिर उसके सब ग्राफ के अंदर एक बैकेज जाती हो। अगर वो बैकेज जाती है तो चाइल्ड या सब ग्राफ के अंदर लो अपडेट हो गया होगा। अगर लो अपडेट हो गया है तो इसका मतलब मेरी करंट का लो भी और मिनिमाइज हो सकता है, यानी एक और छोटा तरीका एग्जिस्ट करता है आने का मेरे तक, बट करंट नोड तक आने का, राइट। तो यहाँ मैंने आपको क्या बोला था कि लो ऑफ नोड, नोड इस केस में 3 है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा लो ऑफ नेबर। नेबर कौन है यहाँ पे, नेबर आपका 4 है। नेबर बोलो या चाइल्ड बोलो, जैसा आपको सही लगे। ये वाली कंडीशन हम डिस्कस कर ली, ठीक है। बट अब मुझे चेक करना है कि यार जो 3 वाली नोड है
क्या ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है, ये कैसे चेक करूंगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ये चेक करने से पहले फटाफट इसको लो को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 था तो ये लो अपडेट हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कैसे चेक करेंगे, लो ऑफ नेबर, नेबर कौन था यहाँ पे, नेबर मैंने आपको बताया नेबर आपका 4 था, तो 4 का लो है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड, नोड कौन है, नोड है 3 और 3 की डिस्कवरी क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, आंसर आया जी फॉल्स है। तो यानी के 3 जो है वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, 3 जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई कंडीशन वर्क कैसे करती है, जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है वर्क कैसे करती है, राइट। ठीक है, तो मैंने कहा कि लो ऑफ नेबर यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड, ठीक है। नेबर इस केस में कौन है, नेबर इस केस में भैया आपका 4 है, 4 वाले नोड की बात कर रहा हूं मैं, और नोड जो है यहाँ पर ये कौन है, नोड आपका 3 वाले नोड की बात। हम 3 को चेक करेंगे 3 का आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं। अगर लो ऑफ नेबर ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड है तो आप आर्टिकुलेशन पॉइंट मानोगे। लेट्स से कि लो ऑफ नेबर जो है वो लेस देन डिस्कवरी ऑफ नोड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लो 0 है और यहाँ पे इसका डिस्कवरी 1 है। इसका मतलब है कि नेबर जो है अगर मैं इसको हटा दूं, लेट्स से कि अगर मैं इस 3 को हटा दूं तो तब भी मेरा नेबर जो है वो किसी एक ऐसी नोड तक पहुंच सकता है जो कि 3 से पहले आती है, दैट कम्स बिफोर 3, राइट। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरा नेबर का लो छोटा है डिस्कवरी ऑफ नोड से, ध्यान समझते हैं, मैंने बोला अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम टू डिस्कवर नेबर इज लेस देन डिस्कवरी टाइम ऑफ नोड। इसका मतलब ये है कि मैं ये जो नेबर जो है किसी एक ऐसी नोड से कनेक्टेड है, किसी एक ऐसी नोड से कनेक्टेड है जो कि मेरे इस नोड से पहले आती है, दैट कम्स बिफोर 3। सो नोड नंबर 4 इज कनेक्टेड टू अ नोड दैट कम्स बिफोर 3। तो अगर मैं 3 को रिमूव भी कर दूं तो भी डिसकनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बनने वाला है। दोबारा समझते हैं। तो जब मैं बोलता हूं लो ऑफ नेबर ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड, इसका मतलब ये है कि जो मेरा चाइल्ड है, जो मेरा नेबर है, वो मेरा एट मैक्स 3 तक कनेक्टेड है, उससे पहले किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है। सो अगर मैं 3 को रिमूव कर दूं तो ये गारंटेड है कि वहां पर आर्टिकुलेशन पॉइंट है और वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। बात समझ में आती है, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, आंसर आया फॉल्स, तो इसका मतलब 3 जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं। वापस रिटर्न करके पहुंचा मैं 0 तक। सबसे पहला काम क्या होता है, लो को अपडेट करना। आपने 0 को अपडेट किया, यहाँ ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, तो 0 का 0 ही है, कुछ अपडेट करने की नीड नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। और इसको हमने अपडेट किया, क्या इसको हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, हमने 0 किया, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मैंने बोला चलो यहाँ तक तो पहुंच गए, अब फटाफट चेक कर लेते हैं, यार क्या 0 एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नेबर की बात करूँ तो नेबर कौन है, नेबर 3 है। तो 3 का जो लो है वो क्या है, 3 का लो 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड, नोड कौन है, नोड यहाँ पे 0 है, डिस्कवरी क्या है 0 है, एंड पेरेंट इज नॉट इक्वल टू 1, बट 0 का पेरेंट तो -1 के इक्वल ही है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू है बट ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा। इन शॉर्ट ये आर्टिकुलेशन पॉइंट अभी तक तो नहीं है, अब क्या हुआ, मेरा टाइमर जो इंक्रीमेंट हो गया 3 और मैं 0 से 1 की तरफ आता हूँ। 1 को मैंने अपडेट कर दिया भैया, वेस्टेड मार्क कर दिया, 1 का पेरेंट जो है मैंने 0 मार्क कर दिया, और मैंने कहा 1 का डिस्कवरी टाइम और लो टाइम 3/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 3/3 कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद में 1 से, इसके बाद टाइमर अपग्रेड हो गया, 1 से 2 की तरफ में आया और मैंने बोला 2 को वेस्टेड मार्क कर दो, 2 का पेरेंट 1 मार्क कर दो और इसका डिस्कवरी टाइम 4/4 कर दो। यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। अब 2 के केस में मैंने क्या बोला, इसके एडजेसेंट नोड कौन है, कोई भी नहीं है एक्सेप्ट 1, बट 1 तो पेरेंट है, पेरेंट केस में मुझे इग्नोर करना होता। तो वापस आप इस नोड पे रिटर्न कर गए। जब इस नोड पे रिटर्न करके आपने इसके लो को अपडेट करने का ट्राई किया कि यार इसका जो लो है वो इसके नेबर से जो है ना मिनिमम चाहिए बेसिकली, तो ये 3 का 3 रह गया। नेबर तो नेबर जो नेबर का लो है वो तो बड़ा है, तो आप इस लो को अपडेट नहीं कर पाए, ये 3 का 3 रह गया। बट अब आपने चेक किया, यार एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये 1 जो है ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं है। तो मैंने बोला लो ऑफ नोड, लो ऑफ नेबर, नेबर इस केस में कौन है, नेबर इस केस में ये सेकंड वाला नोड है, इसका लो है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने बोला डिस्कवरी ऑफ नोड, नोड कौन है इस केस में, नोड इस केस में ये वाली करंट नोड है, नोड नंबर 1, इसका लो है, इसका डिस्कवरी भी क्या है 3 है, ठीक है। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आंसर आ गया ट्रू। एंड पेरेंट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो पेरेंट जो है 1 का वो 0 है। बात समझ में आती है। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, ये भी ट्रू आ गया और सेकंड कंडीशन जो है वो भी ट्रू आ गई। तो इन शॉर्ट पूरा ट्रू आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है? जी हाँ, ये एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो आपने आर्टिकुलेशन पॉइंट में क्या बोल दिया कि 1 जो है वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं 1 को रिमूव कर दूं तो भैया 2 किसी भी पीछे वाली नोड से यानी नोड बिफोर 1 कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब वापस जब मैं 1 से 0 पे रिटर्न करता हूँ, 0 दोबारा चेक करता है क्या मैं एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हूँ या नहीं हूँ। तो कंपैरिजन होगा। आपने बोला कि यार लो ऑफ नेबर का लो कितना है? 3 है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्कवरी ऑफ नोड कितना है? 0 है। ये आ गया 0 इस प्रकार। और आपने बोला ये तो ट्रू है। एंड पेरेंट इज नॉट इक्वल टू -1। तो आपने देखा क्या 0 का पेरेंट तो ऑलरेडी -1 है, तो ठीक है, वो सेकंड वाली कंडीशन फिर से फॉल्स आ गई। तो ट्रू फॉल्स ने आपको फिर से फॉल्स दे दिया और आपने बोला कि नहीं यार अभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। पर भैया आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि 0 जो है वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, हमने तो प्रिंट ही नहीं किया। मैंने बोला इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझसे अब तक ये नहीं पूछा कि भैया आपने वाई ये वाली चीज क्यों लिखी है, वाई। इसका वाई डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला एक केस ऐसा हो सकता है जहां पे मान लो कि ये आपकी स्टार्टिंग नोड है, इससे ये नोड कनेक्टेड है, इससे ये नोड भी कनेक्टेड है, और इससे ये नोड कनेक्टेड है, और इससे ये नोड कनेक्टेड है, ऐसे करके, या फिर मान लो और भी है 5 मान लो इसको ऐसे। अगर इस केस में मैं इस नोड को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? अलग अलग 4 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, राइट। इस प्रकार ये 4 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो मुझे इस केस को अलग से हैंडल करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला कि यार अगर तुम्हारा पेरेंट जो है वो इज इक्वल टू -1 है। भैया क्यों लिखा ये? क्योंकि स्टार्टिंग नोड जो भी होगी उसका पेरेंट हमेशा -1 लगाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा ये पेरेंट -1 के इक्वल है एंड अगर तुम्हारे नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो भैया तुम एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो। ध्यान से देखो, इस केस के अंदर हम बात करें तो इसका पेरेंट जो है -1 है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, और इसके चाइल्ड कितने हैं? 1 2 3 4 है जी, 4 ग्रेटर देन 1 हो गया, ट्रू हो गया दोबारा से। तो आपने बोला कि ये भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है। हमारे पास 10 मिनट है कोड करने के लिए, फटाफट कोड करते हैं, ठीक है। चलो, हमने कहा कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बना दी, एडीजे लिस्ट। हमने बोला कि अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा लिस्ट ऑफ इंट एडीजे, ठीक है। इसको हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और हमने कहा कि ऐसा करो, मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में एजेस की लिस्ट पड़ी हुई है। हमने बोला वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एजेस, और मैंने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके इन एजेस डॉट साइज, हमने बोला u जो है वो क्या हो जाएगा, हमने बोला जो आपकी पहली नोड है u वो हो जाएगा एजेस ऑफ i डॉट फर्स्ट। हमने बोला v क्या हो जाएगा, एजेस ऑफ i डॉट सेकेंड। क्या इशू है मेरे दोस्त? आपको वेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपने क्या बोला कि adj ऑफ u डॉट पुश बैक v, और सेम चीज आपने कर दी v के लिए, adj ऑफ v डॉट पुश बैक u। आपकी एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर बन के तैयार है। आप फटाफट यहाँ पर टाइमर क्रिएट करते हैं, टाइमर इज इक्वल टू 0। आपने जो डेटा स्ट्रक्चर बनाने हैं वो लिख लो फटाफट। हमने बोला वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम दिया डिस्कवरी टाइम, साइज दे दिया n। हमने बोला वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम दिया लो, साइज दे दिया n। हमने बोला वेक्टर तो नहीं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा बूल, इसका नाम रख दिया जी विजिटेड। और हमें क्या करना है, हमें अपना आंसर भी स्टोर करना है। तो हमने बोला वेक्टर ऑफ इंट, और हमने बोल दिया जी इसका नाम रख दो आर्टिकुलेशन पॉइंट, और इसका साइज है n, स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। इस प्रकार n की वैल्यू स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। हमने बोला कि n जो है लेट्स से नंबर ऑफ नोड्स है, तो हमारा 5 नोड है, और एजेस कितनी है, इस एग्जांपल के अंदर जो हमने बनाया है 1 2 3 4 5, एजेस भी 5 ही है, ठीक है। तो एजेस को यहाँ पर पुश बैक कर देंगे फटाफट। हमने बोला कि एजेस फटाफट डाल दो। हमने बोला एजेस डॉट पुश बैक, यहाँ पर हमने बोला मेक पेयर क्या है 0 से 3 के बीच में, क्या है 0,3, ऐसे करके हमारी टोटल 5 एजेस है, 0 से 3 में, 3 से 4 में, 3 से 4 में, और फिर 0 से 4 में, फिर 0 से 1 में, और 1 से 2 में, ठीक है। ये एजेस है सारी की सारी। और हमने बोला हमें यहाँ पर एक लिस्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी,
एक लिस्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे इसको बंद करते हैं फटाफट। हमने बोला इतना रेडी हो चुका है। अब इसको इनिशियलाइज कर दो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके अंदर हमने बोला कि जो आपका डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ i इज इक्वल टू -1। हमने बोला कि आपका लो है, लो ऑफ i इज इक्वल टू -1। हमने बोला कि चलो DFS स्टार्ट करें, DFS स्टार्ट करें। हमने बोला फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n। हम क्या करेंगे, अगर तुम विजिटेड नहीं हो, जैसे बेसिकली हम करते आ रहे हैं हम तक पहले से, अगर करंट नोड जो है वो विजिटेड नहीं है तो भैया ऐसा करो, DFS कॉल कर दो। DFS कॉल कर दो, उसके अंदर नोड पास करो, नोड का पेरेंट पास करो, डिस्कवरी टाइम पास कर दो, लो पास कर दो, और विजिटेड पास कर दो, एडजेंसी लिस्ट पास कर दो, आर्टिकुलेशन पॉइंट पास कर दो, और टाइमर भी पास कर दो। इतना हमने पास कर दिया अभी तक, बाकी कुछ और पास करना हो देख लेंगे। इतना करने के बाद आपने क्या बोला कि मुझे तो आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रिंट करने हैं, प्रिंट आर्टिकुलेशन पॉइंट। हमने बोला सी आउट आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आर, इतनी गंदी स्पेलिंग, एज फॉलोज। ठीक है, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। हमने एक लूप चलाया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हमने क्या बोला, if ap of i is not equal to 0, see out i। इस प्रकार हमने सारे आर्टिकुलेशन पॉइंट प्रिंट भी करा लिए। अब ये DFS वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमने बोला void DFS, यहाँ पर हमने पास किया हुआ है एक नोड को, उसके पेरेंट को, और हमने पास किया हुआ है आपका डिस्कवरी टाइम, डिस्कवरी टाइम। हमने पास किया हुआ है जी आपका लो वाला टाइम, लो के बाद विजिटेड, लो के बाद विजिटेड, विजिटेड के बाद हमने पास किया है एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट वाला डेटा स्ट्रक्चर, और फिर आपका टाइमर, और फिर आपका टाइमर। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसके बाद हमने आपसे कहा फटाफट अपना DFS शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे लिख रहे हैं विजिटेड ऑफ जो भी नोड है उसको ट्रू मार्क कर दो, कर दिया। इसके बाद जो भी डिस्कवरी टाइम है नोड का और लो टाइम है नोड का, उसको भी इंक्रीमेंट कर दो भैया, सेट कर दो, और फिर टाइमर को इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, इतना कर दिया आपने। इसके बाद आपने बोला कि चलो शुरुआत करते हैं DFS की। आपने नेबर निकाला, ऑटो नेबर बिलोंग्स टू ADJ ऑफ नोड। पहली कंडीशन कि अगर आपका नेबर जो है, अगर आपका नेबर जो है इक्वल्स टू पेरेंट है तो इग्नोर करना था। कंटिन्यू कर दिया आपने, अगली इटरेशन पे चले गए। आपने बोला अगर मेरी नोड जो विजिटेड नहीं है तो DFS कॉल कर दूंगा, अगर मेरी नोड जो है वो विजिटेड नहीं है, अगर मेरा नेबर जो है विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आगे कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आई थिंक मेरे इसमें विजुअल में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा रेपलेट के अंदर। पता नहीं यहाँ पर बार बार फोर इशू जब भी मैं लिखता हूँ इशू आ रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे बैठ के एक बार। तो चलो कोड तब तक लिख लेते हैं। मैंने बोला अगर तुम विजिटेड नहीं हो तो आगे कॉल मार दो। आगे के लिए क्या कॉल करोगे, नोड, करंट नोड क्या है, तुम्हारा नेबर, और उसका पेरेंट कौन होगा, जो तुम्हारी नोड थी। तुमने पास कर दिया डिस्कवरी टाइम, तुमने पास कर दिया लो, तुमने पास कर दिया विजिटेड, तुमने पास कर दिया एडजेसेंसी लिस्ट, तुमने पास कर दिया आर्टिकुलेशन पॉइंट, तुमने पास कर दिया टाइमर। इस प्रकार जब तुम यहाँ से वापस आते हो तुमने अपने लो को अपडेट कर दिया होगा, लो ऑफ नोड इज इक्वल्स टू लो ऑफ आप मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा लो ऑफ नेबर या चाइल्ड, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने कहा हम मिन भी नहीं है क्या इनके पास, ये बनाना पड़ेगा क्या, कैसे दिन आ गए। इंट मिन इंट ए कॉमा इंट बी, हमने कहा कि इफ a is less than b return a return b। ठीक है, ये हो गया। चलो हमने कहा जब तुम लो पूरा का पूरा अपडेट कर लोगे उसके बाद क्या करना होता है, तुम्हें चेक करना होता है लो अपडेट करने के बाद क्या आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं। चेक आर्टिकुलेशन पॉइंट और नॉट, वो कैसे चेक करते, तुम एक फॉर्मूला बताया था मैंने
कि अगर लो ऑफ नेबर जो है, अगर लो ऑफ नेबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए डिस्कवरी टाइम ऑफ नोड के, एंड अगर तुम्हारा पेरेंट जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो इस केस में तुम्हें एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो। अगर तुम्हें आर्टिकुलेशन पॉइंट हो तो तुम्हें कहाँ पे सेट करूंगा, तो मैं इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेट कर दूंगा। तो मैंने बोला AP ऑफ नोड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो मैंने बोला तुम जो हो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो, ये बात समझ में आती है। क्योंकि नॉट वेस्टेड का था तो यहाँ मुझे अपने चाइल्ड को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट चाइल्ड 0। तुमने यहाँ पे चाइल्ड को प्लस प्लस कर दिया, चाइल्ड प्लस प्लस कर दिया, और एक आएगा तुम्हारा एल्स वाला केस जो कि बैक एज के लिए था। जैसे मैंने लास्ट टाइम कोड में देखा था, बैक एज के लिए तुम लो को अपडेट करते हो, तुम बोलते हो लो ऑफ नोड इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लो ऑफ नोड कॉमा डिस्कवरी टाइम ऑफ आपका जो भी नेबर था। ठीक है, इस प्रकार आपने ये भी कर लिया। जब आप बाहर आए आपने वो बाहर कंडीशन लगा दी जो हमने लास्ट में देखी थी, जिसमें हमें स्टार्टिंग नोड को चेक करना है कि अगर तुम्हारा पेरेंट जो है इज इक्वल टू -1 है एंड तुम्हारे चाइल्ड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो बेटा ऐसा करना कि अपने आप को आर्टिकुलेशन पॉइंट में इंक्लूड करवाना AP ऑफ i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। और हमने क्या बोला कि AP ऑफ i नहीं, AP ऑफ नोड की बात में कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड है और आई थिंक ये चलना चाहिए। ठीक है, फटाफट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ रेपलिट के अंदर और वहां पर चला के देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कोड हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसको फटाफट रन करके देखते हैं कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लेते हैं, तो नहीं है तो चला के देख लेंगे। आंसर हमारा 0 और 1 आना चाहिए। ओह माय गॉड, चल गया पहली बार। तो इस प्रकार हमने इस कोड को लिख लिया। हमने बोला ये नंबर ऑफ नोड्स है, ये नंबर ऑफ एजेस हैं, ये सारी की सारी एजेस की एज लिस्ट आपने बना दी और आपने इस एज लिस्ट का यूज करते हुए एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली। फिर आपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक आपको डिस्कवरी टाइम बनाना था, लोएस्ट पॉसिबल डिस्कवरी टाइम बनाना था, आपको वेस्टेड ट्रैक करना था, आपको आर्टिकुलेशन पॉइंट स्टोर करने थे, वो आपने यहाँ पे सारे बना लिए, इनको इनिशियलाइज कर लिया। आपने फिर DFS को कॉल कर दिया, राइट, और जो भी आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट आंसर में उन सबको आपने प्रिंट कर दिया। जब DFS को कॉल किया आपने क्या किया, आपने कहा कि यार चेक करता हूँ फटाफट। आपने कहा कि सबसे पहले तो जिस नोड पे आए उसको ट्रू मार्क कर दो वेस्टेड को, आप उसका डिस्कवरी टाइम और लोवेस्ट डिस्कवरी टाइम सेट कर दो, टाइमर को इंक्रीमेंट कर देना साथ में। चाइल्ड जो है 0 रख लो स्टार्टिंग में, बाद में देख लेंगे अगर 1 से ग्रेटर देन हुए और पेरेंट इक्वल टू -1 हुआ, यानी स्टार्टिंग नोड की बात कर रहा हूँ, तो बोल दूंगा कि हाँ तुम भी एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो, उसको एंड में देख लेंगे। अभी क्या करते हैं, नेबर पे ट्रैवर्स कर लेते हैं। नेबर निकाला, अगर नेबर तुम्हारा पेरेंट ही है तो भैया इग्नोर कर दो, अगले इटरेशन में चले जाओ, कंटिन्यू कर दिया। अगर तुम्हारा नेबर विजिटेड नहीं है तो यानी इसको विजिट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे DFS कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे DFS कॉल कर दी। जब DFS से वापस आते हो मेक श्योर कि आप चेक कर लो आपका चाइल्ड का लो अपडेट तो नहीं हुआ, क्योंकि आपके अगर चाइल्ड का लो अपडेट हो गया होता तो आपको अपना लो भी अपडेट करना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि मैं अपना लो को चेक कर लेता हूँ अपने चाइल्ड के या फिर नेबर के लो से कंपेयर करा के। ठीक है, और फिर आप चेक कर लो जिस नोड पे तुम खड़े हो क्या वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हो सकती है या नहीं। अगर वो होगी तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगी। क्यों भैया, क्यों डिस्कस कर लिया हमने, क्यों। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा लो ऑफ नेबर लेस देन डिस्कवरी ऑफ नोड होता है तो उसका मतलब ये कि तुम जो तुम्हारी नेबर नोड है वो किसी ऐसी नोड से कनेक्टेड है जो कि तुम्हारी ये वाली नोड से पहले आती है, राइट। सो देयर एग्जिस्ट वन मोर पाथ टू रीच टू दिस नेबर नोड, राइट। तो आपने यहाँ से आर्टिकुलेशन पॉइंट को सेट कर दिया, और क्योंकि नॉट वेस्टेड वाला केस था यहाँ पे एक चाइल्ड प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, DFS के अंदर आपको पता होगा ये कि आप DFS के द्वारा नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, राइट। एल्स वाला केस जहाँ पे बैकेज की बात करते हैं कि आपकी जो चाइल्ड नोड है वो किसी एंसेस्टर नोड से कनेक्टेड है, राइट। उस केस में आपने लो को अपडेट कर दिया क्योंकि आपका एक और पाथ एग्जिस्ट करता है आपके चाइल्ड नोड तक पहुंचने का, राइट। तो आपने लो को अपडेट कर दिया और लास्ट केस आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया जहाँ पे आप चेक कर रहे हो स्टार्टिंग नोड को, क्या मेरी स्टार्टिंग नोड की चाइल्ड ग्रेटर देन 1 है। अगर हाँ तो भैया उसको आर्टिकुलेशन पॉइंट मानना पड़ेगा। तो ये हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको रन किया तो हमारा आंसर आ गया 0 एंड 1। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कोड थोड़ा सा प्यारा है ज्यादा ही, तो आपको हो सकता है ट्राई रन करना पड़े 2-3 और एग्जांपल्स पर, बट ठीक है, बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहें और एक्सप्लेनेशन कि भैया और समझना है तो यहाँ पर इस आर्टिकल पर, कोड स्टूडियो वाले आर्टिकल पर जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है अलॉन्ग विद कमेंट्स, तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार हमने इस कोड को समझ लिया है। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, ध्यान से कम कर रहे हैं हम तो DFS अप्लाई कर रहे हैं, कुछ किया ही नहीं हमने, हम सिर्फ DFS अप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी, ऑफ n+e हो गई, और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो गई ऑफ n। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व कर लिया है। ग्राफ के आई थिंक हमारे 2 और वीडियो बची हुई है, और इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट से बता के जाना कैसी लगी आपका वीडियो। धन्यवाद।